नंबर 1 हमने लास्ट में कोवैलेंसी करा था, कोई आवाज ना आए किसी की प्लीज। सर मीथेन क्या मीथेन? मीथेन वाला करा था लास्ट टाइम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, व्हाट वैलेंसी विल बी शोन बाय एन एलिमेंट what valency will be what valency will be shown by an element having atomic number 12, having atomic number 12। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 12 है तो आप ये बताइए कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए एटॉमिक नंबर हमको दे रखा है 12, एटॉमिक नंबर हो गया 12। उसके बाद आप इसका नोट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि जो पहले वाला शेल है, पहले वाले शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एटॉमिक नंबर 12 है तो उसका 1 मिनट वेट करिए प्लीज़। हेलो सिस्टम, ठीक है ओके, हाँ सर ठीक है ओके, हाँ जी हाँ ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 2, ये समझ में आ गया? देख लो इधर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8 और 2। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे में वैसे तो 18 आते हैं, पर 8 पर ही वो स्टेबल हो जाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अच्छा, तो एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर से पता चलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, एटॉमिक नंबर के ही बराबर, यानी कि 12। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम ये जानते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्योंकि इसके बस की बात ये नहीं है कि ये बाहर से 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके। वो आउटर मोस्ट शेल में वो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट कर देगा, ठीक है। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे इसके पास? 10, ठीक है। ये इधर ही बैठो, इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? और आप में से भी किसी को भी ना आगे बुला सकते हैं, बातें मत करो, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वो 10 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स जो है, प्रोटॉन्स पर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज होता है नेगेटिव। तो प्रोटॉन्स जो हैं वो 12 हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन से कितने ज़्यादा हैं? सर 2 कितने ज़्यादा हैं वो इलेक्ट्रॉन से? किधर किधर क्या कर रहे हैं? ऐसी कौन सी गर्मी लग रही है? इधर बैठ जाओ यार, चेयर खाली पड़ी है, वहाँ बैठे हो, कोने में दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। अरे लिखा तो है लेकिन ध्यान कहीं और, ठीक है। इधर बैठ जाओ, इधर 2 चेयर खाली हैं, 1 चेयर इधर खाली है। हाँ जी सर, थोड़ा सा फ्री होकर करते हैं सर फोन। हाँ जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में 2 ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि हमारी जो वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2+, वैलेंसी होगी 2+। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में 2 ज़्यादा है, प्रोटॉन्स का चार्ज पॉजिटिव, 2 ज़्यादा है तो 2+, ठीक।
उसके बाद अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2। Question 2. What valency will be shown by an element having atomic number 15? हाँ जी सर स्कूल में बताया था P2 हमारी 80 मार्क्स की होगी। और सर ये वाला चैप्टर हमारा ही नहीं है। कौन सा है वो? पहले वाला सर मैं आ रहा था एकदम स्पीड से, साइकिल की चेन उतर गई, आधे रास्ते पूरा गया। फिर तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? हाँ वो तो बढ़िया हो। बढ़िया हो गया। कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो नहीं, वो जो कल रात में पूछ रहे थे क्वाड्रिलेटरल वाले क्वेश्चंस, वो तो आया उनमें से कोई क्वेश्चन? नहीं। नहीं। और डीपीएस अरे तुम्हारा भी तो आज होगा, कैसा हुआ? सही हो गया? वो मेरे को रात में 10 साढ़े 10 आई थिंक 11 बजे तक वो डाउट पूछ रहा था ऑनलाइन। अरे वो कोई बात नहीं, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी ऐसा हुआ करे, एग्ज़ाम हुआ करे तो पूछा करो बेफिक्र, ठीक है ना? कोई भी चीज़ हुआ करे। मैं सोच रहा था, मैंने कहा तुम्हें बताऊँ, फिर मुझे लगा, मैंने कहा लेट हो गया है शायद। तो कभी भी किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम से पहले कोई प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जूम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो बता देना उसको, तो 11 बजे तक कराएं कर क्वेश्चन। चलिए, मैं सोच रहा था, मैंने कहा पता नहीं कोई आएगा या नहीं आएगा, तो एग्जाम क्लास पूरी कर डाली। हाँ। बहुत बढ़िया। चलिए जी, व्हाट वैलेंसी विल बी शोन बाय एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 18, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर अगर 18 है किसी का, अब इधर देख लो, अब इधर देख लो भाई, बाद में कर लेना डिस्कशन, तुम्हारा डिस्कशन ही नहीं खत्म होता, अलग अलग बैठा करो तुम। यही तो दिक्कत है, तुम चुप बैठते हो लेकिन पता नहीं आवाज़ कहाँ से आने लगती है। अब एटॉमिक नंबर क्या हो गया? एटॉमिक नंबर है 18, एटॉमिक नंबर 18। तो फिर वही बात है कि भाई हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और 8। पहले शब्द में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शब्द में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 पर ही स्टेबिलिटी हो जाती है। जब 8 पर ही स्टेबिलिटी हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि ना तो ये कोई इलेक्ट्रॉन देगा ना ये कोई इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। It will neither donate nor accept any electron. It will neither donate nor accept any electron. So valency is 0. इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0, ठीक? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 ये हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इफ z इज इक्वल टू 3, कैपिटल Z is equal to 3, comma, what would be the valency of the element? What would be the what would be the valency of the element? Question mark. Also name the element. Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
ठीक है। जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं डोनेट या एक्सेप्ट। तो आप ये देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 3 हो गए। और जनरली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी 3 हो गए। फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,1 बस। तो भाई पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन के बस की बात नहीं है कि बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को खींच ले, बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। तो ज़्यादा बेटर क्या है कि ये अपना आउटर मोस्ट शेल का जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसी को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वैलेंसी कितनी हो गई? 1+ है क्या कि जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन घट गया ना, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। प्रोटॉन 3 है, प्रोटॉन 3 है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने ज़्यादा? 1 ज़्यादा। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई 1+, ठीक। तो बोल रहा हूँ ऑल्सो नेम द एलिमेंट, ठीक है। लिथियम एलिमेंट्स नेम इज लिथियम। ये कैसे पता चलता है? वो जो आपको टेबल टेबल बताई याद थी ना, करनी वो याद पड़ेगी। करनी पड़ेगी। क्या थी? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये वाली टेबल थी। तो हाफ और हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4। इसमें सीक्वेंस में याद ही इस वजह से करना है कि ये ऑक्सीजन कौन सी पोजीशन पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये टेबल याद कर रखी है, तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि किसी का एटॉमिक नंबर 3 है तो वो उस टेबल के हिसाब से जिस पोजीशन पर लाई कर रहा है वही वो एलिमेंट है, ठीक है ना। 3rd पोजीशन पर लाई कर रहा है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये लिथियम। समझ गए भाई? हाँ इसको सब पता रहता है कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन देखेगा सर, मैं लिख रहा था कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल मशगूल हूँ, इस टाइम मुझे कोई सर डिस्टर्ब मैं लिख रहा था। सर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। इलेक्ट्रिक मत लिखो, इलेक्ट्रॉनिक लिखो। ये करंट लगवा देगा इलेक्ट्रिक वाला। अच्छा, जो परिंदा होता है जो हवा में उड़ता रहता है, ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो परिंदे की बात ऐसे ही याद आ गई, इलेक्ट्रिक से याद आई। आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स पर लाइन से बहुत सारे कबूतर बैठे रहते हैं। एक बार देखा होगा, उनको करंट क्यों नहीं लगता? करंट तो ग्राउंड के पास जाता है। 1 मिनट ही बताएगा। क्योंकि वो प्लास्टिक वाला होता होता है है जब तो वायर को टच करता है। नहीं, जो बिना प्लास्टिक कवर वाला होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो ये भी प्लास्टिक से कवर है, मेरे को करंट नहीं लग रहा है इसमें। ये प्लास्टिक से इलेक्ट्रिक जो ग्राउंड में जाता है ना, इलेक्ट्रिक करंट अपना पाथ तभी कंप्लीट करता है जब सर्किट कंप्लीट हो। सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब ग्राउंड पर टच हो कोई चीज़। अगर कोई इंसान भी तार पकड़कर लटक जाएगा उसे भी करंट नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो तार पकड़कर ऐसा लटका कि उसके पैर ज़मीन पर टच हो गए तो वो खत्म हो जाएगा, करंट लगेगा, उसके थ्रू करंट पास हो जाएगा और वो जल जाएगा। हाँ, जल जाएगा। अगर हवा में रहा तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सर हवा को आयनाइज कर दिया तो हवा आयनाइज होती है? सर हाइड्रोजन कैथोड नहीं, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, होती है। अगर लो प्रेशर और हाई वोल्टेज से पास करे तो हो सकती है। वो अच्छी बात बता रहे हैं। हवा वाकई में हवा जो है, हवा को आयनाइज करा जा सकता है। 12th क्लास में पढ़ेंगे आप। सर वैलेंसी लिखी है। सर लेकिन लो प्रेशर वैलेंसी नहीं, बस लो अभी प्रेशर हाई प्रेशर भी ज्यादा द नंबर ऑफ valence electrons in a chloride ion
the number of valence electrons in a chloride ion Cl minus R A है 16, B है 8, C है 17 और D है 18। उन्होंने बोला है कि आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। The number of valence electrons in a chloride ion are, एक क्लोराइड आयन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। अच्छा, जो हमने सीक्वेंस याद करा था, जो टेबल याद करी थी, उससे हमको ये समझ में आता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। अरे देखो ना, सर एटॉमिक नंबर पर 17 एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 17 हो गया। यस सर। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसमें 17 होंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जनरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं भी इक्वल होते हैं, तो भी 17 हो गए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो जरा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा पहले वाला जो शेल है ना, पहले वाले शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर जो दूसरा शेल है, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 आएंगे, तो 8 आ जाएंगे, तो 2 + 8 कितना हो गया 10, ठीक है। अब 17 बनाने के लिए 7 और चाहिए, है ना, तो 7, तो 2 8 7 ये हो गया। अब क्या है कि भाई तीसरे शेल में काश 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता, 8 मिल जाते, 8 हो जाते इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो जाता। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, किसी से मांग लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बाहर से कहीं से एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा, तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो गए इसके पास, 18 और वैलेंस 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अब 18 हो गए, पहले 17 थे, अब 18 हो गए, तो वैलेंसी कितनी हो गई, कैसे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना है 17 और नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है 18, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन से कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना, तो 1 ज़्यादा है, क्या 1 ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज, तो वैलेंसी क्या हो गई 1 माइनस, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से 1 ज़्यादा है, तो इसलिए 1 माइनस हो गया। हमने यहाँ देखा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर दिया था, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 रह गए थे, तो प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन से 1 ज़्यादा था, तो इसलिए 1 प्लस बोल दिया था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये वैलेंसी बन गई 1 माइनस, तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन यानी कि Cl माइनस ये आयन बन गया। तो Cl माइनस आयन बनाकर जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया, जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो क्लोरीन एटम में नहीं पूछ रहे, वो क्लोरीन आयन में पूछ रहे हैं। क्लोरीन आयन बना कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करके, समझ गए, नहीं समझे। आप ये देखो कि इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया ना, सर आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हो, हाँ, वैलेंस शेल का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आखिरी वाला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 है, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया बाहर से, ठीक है। अगर वो सुनिए, अगर वो आपसे क्लोराइड आयन Cl माइनस ना बोलते, वो सिर्फ क्लोरीन बोलते, तो आप 7 बताते। Cl माइनस का मतलब क्या है कि उसने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, उसके ऊपर ये नेगेटिव वैलेंसी आ चुकी है, तभी तो Cl माइनस लिखा हुआ है। माइनस लिखने का मतलब ही बेटा 1 माइनस है, 1 लिखा नहीं जाता है ना, तो इसलिए उसको सिर्फ माइनस लिख देते हैं, माइनस का मतलब ही 1 माइनस है, ठीक है। 2 माइनस 3 माइनस वो लिखा जाता है, 1 नहीं लिखा जाता, तो इसलिए माइनस लिख दिया। -1 क्यों नहीं लिखते, 1 - 6
इनका ये स्टाइल है, ठीक है। अरे ये आईडी हमारी इनवैलिड आ रही है क्या? कोई ज्वाइन करके देखिए। नहीं, एक मिनट रुको, मैं दोबारा देखता हूँ। गलत आ रही है। अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये वाला जो वीक है और जो नेक्स्ट वाला वीक है उसमें मैं वीक में किसी एक दिन छुट्टी रखूँगा और संडे को पढ़ाऊँगा। कुछ ऑफिस का काम है, अब वो ऑफिस संडे को रहता है बंद, तो ऐसा है कि शायद वो काम मेरे को कल होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं जल्दी फ्री हो गया तो आपकी क्लास होगी, तो मैं आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बजे तक मैक्सिमम मैं आपको मैसेज कर दूँगा, ग्रुप पर आप चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर कल का ऑफ रहा तो संडे को क्लास होगी, परसों का रहा तो भी संडे को, मतलब बीच में किसी एक दिन ऑफ रहेगा और संडे को क्लास होगी। ऐसा ही नेक्स्ट वीक भी होगा, ठीक है ना। जैसे अभी भी संडे को ली थी हमने क्लास, परसों में। सर आज तो चैप्टर खत्म हो जाएगा, हाँ, तो परसों वाली क्लास में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल करना है। ये कौन सा है? सर वो था नहीं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कौन सा है ये? सर वो जो ऑफ बोर्ड प्रिंसिपल और वो वाला जो था ऑर्बिटल मैं समझ रहा हूँ ये केमिस्ट्री का ही कुछ एडवांस वर्जन है, उसकी बात कर रहा है। सर एनसीजीएस में आएगा, करवाते हैं उसको भी करा देंगे। अभी रुक जाए, पहले ये एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद भाई नाम क्या है? यश। इसका नाम क्या है? चलिए जी, नोट करिए आइसोटोप्स। इसका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इनको अलग कर दो, सब बातें करें। किनको? अच्छा, वो जो लास्ट में बैठे ना, सही, ये दो सब चुप बैठ। ये सूर्य, ये सारे बहुत बात कर रहे हैं। मैंने नहीं बात ये पता नहीं बीच में कोई जोक मारता है खुद ये समझ आइसोटोप्स एंड देख लो आइसोबार्स। तुमसे क्या क्या सीख रहे हैं। मतलब जैसे तुम्हारा एकदम शरीफ सा चेहरा है, तो शरीफ से चेहरे वाले बच्चे जनरली क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, इस पर शक नहीं जाता, इस पर कभी शक नहीं जाता है ना, और ये गड़बड़ करता है। ऐसे ये भी ऐसे ही हो रहा है आजकल, देख रहा हूँ मैं इसको। सर एडवांटेज हाथ में वो बैठ में बहुत पतला था, वो क्या हरकतें करेगा, उसके बाद ऐसे बैठ जाए। अरे वो छोड़ो, ये मतलब जनरली नहीं, जो टीचर भी तो कभी स्टूडेंट रहा होगा, है ना। तो क्या होता है कि मैं जब 11th क्लास में था, मैं अपना बताता हूँ, मैं जब 11th क्लास में था तो हमारा एक दोस्त था, वैसा ही था, इसके जैसे ही था। तो अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए मेरे बराबर में बैठा हुआ है, बराबर के 4-5 बच्चे और बैठे हुए हैं। टीचर का जैसे ही बोर्ड की तरफ मुँह हुआ, खड़ा हो गया, डांस कर दिया और डांस करके बैठ गया एकदम चुपचाप, ठीक है। और फिर ऐसे बैठा जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। अब बाजू वाले सारे हंस के बेहाल, है ना, क्योंकि उल्टे सीधे नागिन स्टेप दिखा देगा, नागिन डांस कर देगा खड़ा होकर, फिर एकदम बैठ जाएगा। अब जैसे ही वो जैसे डांस करेगा तो चेयर वेयर थोड़ी सी हिलेगी, आवाज़ होगी, टीचर एकदम मुड़ कर देखेगा, मुड़ के बैठा, वो तो लगा पड़ा है, तुम नालायक को बाहर निकलो। अब वो जो बाजू में बैठे हुए हैं, जिन बेचारों की कोई गलती नहीं है, वो सारे नालायक हो गए, वो बाहर निकल। सर आपकी ऑल बॉयज क्लास थी ना? कौन सी? सारे लड़के थे ना आपकी क्लास में? इत्तेफाक से हाँ 2-4 लड़कियाँ थी बस, ज़्यादा सर नहीं। क्योंकि ऐसा होता है जिस क्लास में लड़के होते हैं वहाँ पे ज़्यादा चुगल कोई नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। पता है जिस क्लास में लड़की होती है ना, वहाँ हर चीज़ की शिकायत होती है। हमारी क्लास में 4-5 लड़कियाँ थी, हमारी क्लास में 4-5 लड़कियाँ थी, जो कि सर उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, भाई क्या
Isotopes are डिफरेंट atoms of the same element. Isotopes are atoms Isotopes are atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers. बट डिफरेंट मास नंबर्स क्या होता है कि अगर एक ही एलिमेंट में अगर एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग तरीके के एटम हैं कि एक का जो मास नंबर है वो डिफरेंट है और दूसरे का मास नंबर मतलब एटॉमिक मास वो अलग अलग हैं, अगर मास नंबर्स अगर एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं और एटॉमिक नंबर सेम है तो इसका मतलब क्या है कि हम उनको दोनों को क्या बोल देंगे, आइसोटोप्स बोल देंगे। तो न्यूट्रॉन से लगभग मैं बताता हूँ अभी। अब इसमें आप ये देखिए 2-4 एग्जांपल हैं, उन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, तो एग्जांपल इसका नोट करना है। एग्जांपल एग्जांपल्स इसके, तो फर्स्ट एग्जांपल नोट करें, इसमें लिखेंगे आइसोटोप प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। सारे एग्जांपल्स है। देखते जाओगे। फर्स्ट एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, देखना लिखना कैसे है, इधर लिखेंगे Cl, इधर लिखेंगे 17 और इधर लिखेंगे 35। 17 Cl 35, इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब एटॉमिक नंबर मतलब नीचे जो लिखा रहता है वो एटॉमिक नंबर है, लिखना इसी तरीके से है कि लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जो लिखेंगे वो एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ जो लिखेंगे मास नंबर मतलब एटॉमिक मास। हाँ जी। तो जो नीचे लिखा हुआ है 17, ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो भाई प्रोटॉन्स जो है वो इतने ही रहेंगे इसमें 17, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है, जनरली इलेक्ट्रॉन भी आपके 17 ही होते हैं, जितने प्रोटॉन्स, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है। अच्छा, अब जो एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास किसका मास होता है, न्यूक्लियस का मास, और न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा रहता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास के बराबर। एटॉमिक मास है 35, 17 है प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, टोटल 35 बन जाए 18 ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन्स 18 होंगे, तभी 17 प्लस 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तभी वो 35 के बराबर बनेगा। समझ गया, यस ठीक है। तो पहला तो आइसोटोप ये हो गया, दूसरा आइसोटोप क्लोरीन का ही 17 Cl 37, ठीक है। तो भाई ये जो नीचे लिखा हुआ है ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 17, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 17 ही होंगे। अब 17 में क्या ऐड कर रही हूँ कि 27 के बराबर हो जाए 20, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स हमारे 20। तो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब ये है कि नेचुरली कोई भी चीज़ हमको किस किस फॉर्म में मिल रही है। तो मैंने ये कहा कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन 2 फॉर्म्स में मिलेगा, एक जिसका एटॉमिक मास 37 होगा, एक जिसका एटॉमिक मास 35 होगा। दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। सर तो एटॉमिक मास जैसे किस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम?
हाँ एटॉमिक मास के बेस पर ही डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम। नहीं सर आपने बोला कि जो अलग अलग हमें मिलते नेचर में जैसे दो फॉर्म थे, तो मुझे 35 का जैसे 35 एटॉमिक जो क्लोरीन है वो कहाँ पे मिलेगा 37 एटॉमिक? नेचुरली जैसे मान लीजिए हमने बात करी कि हम कोयले की खान की बात करते हैं, वहीं पर हीरा भी मिल जाता है वहीं पर। हाँ बिल्कुल मिलेगा, और सेम जगह पर ही, मतलब आपने थोड़ी दूरी पर आपने देखा तो आपको कोयला 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 मिलता जा रहा, तभी आपको डायमंड भी मिल गया। तो जो कोयला है, कोयले का फॉर्मूला क्या होता है, कोयले का सिंबल क्या होता है, सी, सी कार्बन, ठीक है। अच्छा ग्रेफाइट का क्या होता है, वो भी सी। डायमंड का क्या होता है, वो भी सी। हाँ अच्छा कार्बन सी करेगा। कार्बन की ही अलग अलग फॉर्म्स हैं, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो वो अलग अलग उसके फॉर्म्स हो गए। सर बस उनके लिए बॉन्डिंग का तरीका अलग है। बॉन्डिंग का तरीका है। अगला एग्जांपल देखिए। कल या फिर परसों, परसों रख लेते हैं। सर किसका? एक मिनट, परसों साइंस का टर्न होगा ना, मैं एक काम करता हूँ, फ्राइडे या सैटरडे को रखता हूँ सर मैथ्स का? क्वाड्रिलेटरल्स मैथ्स का। अगला देखिए कि अगला आइसोटोप है। आइसोटोप आइसोटोप प्रोटॉन्स, ऐसे लिख लेना। सेकंड एग्जांपल में थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, दिखाई नहीं देगा। आइसोटोप प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। आइसोटोप्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब आइसोटोप, अब मैं अगला जो एग्जांपल बात कर रहा हूँ सेकंड, यहाँ पर आप लिखिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नेचर में 3 फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है। तीनों जो आइसोटोप्स हैं, यहाँ पर इन तीनों आइसोटोप्स के नाम अलग अलग नहीं हैं। एक को 17Cl37 बोल देते हैं, एक को 17Cl35 बोल देते हैं। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम अलग अलग हैं, एक को बोलते हैं प्रोटियम, एक को ड्यूटेरियम और एक को ट्रिटियम। ये बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ। तो पहला आप लिखेंगे 1H1 1 सर पहले वाला प्रोटियम था। 1H2 1H3। तो बात आप ये देखिए कि जो पहले वाला है ना, इसको हम बोल देते हैं प्रोटियम। कोई बातों की आवाज़ ना है प्लीज़। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम। ये 3 नाम हैं, इनके अलग अलग नाम हैं। अब जो ये नीचे लिखा रहता है, ये होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में लिखो 1 1 और 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इसी के इक्वल होते हैं, तो 1 1 और 1। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर तो एटॉमिक मास जो है वो भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हेलो, ये F फॉर फरीदाबाद 702 702। हाँ, F फॉर फिश। हाँ, अच्छा तो भाई इसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू होता है हमारे पास एटॉमिक मास। तो 1 में क्या ऐड करूँ कि 1 के बराबर आ जाए? 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 है तो 1 में क्या ऐड करूँ कि 2 आ जाए? 1 में क्या ऐड करें? 3 आ जाए 2। ठीक, इसके बाद अगला एग्जांपल देखिएगा। सर तो प्रोटियम में बस एक ही जैसे
पेयर होता है फिर उसके प्रोटियम जो है इसमें एक ही आपका प्रोटॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें होते ही नहीं। तो सर जैसे प्रोटीन एक ऐसा एटम है जिसमें एक ही हुआ ऐसा सब मॉलिक्यूल नहीं, न्यूक्लियस के अंदर होगा ना न्यूट्रॉन, तो हमें तो देखने से तो पता भी नहीं चलेगा। सर तो न्यूट्रॉन जीरो लिखा है। हाँ न्यूट्रॉन जीरो लिखा है, न्यूट्रॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर ना। तो न्यूक्लियस के अंदर तो हम वैसे भी नहीं देख सकते, न्यूक्लियस तो कम्प्लीटली क्लोज्ड होता है ना। तो पता कैसे चला एक ही बहुत देर तक। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा अगला है कार्बन। मैथ में से स्टैटिस्टिक्स हो गया, क्या बोल रहे हैं? मैथ में स्टैटिस्टिक्स हो गया, हाँ करवाया तो तुम थे तो उन दिनों। स्टैटिस्टिक्स में था। कार्बन तो इसमें लिखें, कोऑर्डिनेटर से लगा उसमें लिखा। चलो देखते हैं। आइसोटोप वही चीज़ लिखे हैं, आइसोटोप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आइसोटोप प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन का आप लिखेंगे 6C12, 6C13 और 6C14। नीचे 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इनके अलग अलग कोई नाम नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन सभी में 6 और 6 होंगे, इलेक्ट्रॉन सभी में 6 और 6 होंगे। तो भाई न्यूट्रॉन कितने होंगे? ये टोटल 12 बन जाए 6, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 13 बन जाए 7, न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 बन जाए 8, ठीक है। ये कार्बन के होगा, याद रखना। उसके बाद अगला देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें नोट करेंगे आइसोटोप, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहे हो? नहीं, नाम से हाइड्रोजन भी होता है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ट्रीटियम 8O16 8O17 और 8O18, ये हो गया। तो भाई देखिए यहाँ पर नीचे 888 लिखा हुआ है, तो सब में प्रोटॉन 8 8 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 8 और 8, ये हो गया। और जो न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स भाई 8 में कितना 8 करेंगे 16 आ जाए? 8 9 9 8 9 10 8 9 10, ये हो गया। फिर इसके लिए क्वेश्चन कैसे करते हैं? बताऊंगा आपको क्वेश्चन पे बताऊंगा। हाँ जी, अगला लिखे हैं नियॉन, NEON, नियॉन। सर नियॉन तो शायद कोई कलर भी होता है ना?
आइसोटोप नियॉन का सिंबल होता है Ne, तो 10Ne20, 10Ne21 और 10Ne22। ये आसपास के लाइक डिफरेंस सब ऐसे ही होते हैं, मतलब 1 2 3 बढ़ता है। और 10 10 10 तो क्लोरीन में भी ऐसी है। हाँ, अच्छा एटॉमिक नंबर नीचे लिखा हुआ है तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन्स भी वही 10 10 और 10। न्यूट्रॉन्स 20 सर 10 11 12 11 ठीक है। तो भाई ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमारा हुआ आइसोटोप्स वाला। अब आइसोटोप तो क्लोरीन के अलावा किसी और में दो का डिफरेंस नहीं है। नहीं किसी और का ठीक है। चलिए ये तो आइसोटोप्स वाला पोर्शन। हाँ? और भाई सुबह आर्गन जो है ना वो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव मैं वो करवाता हूँ। आर्गन आइसोबार्गन है, आइसोटोप नहीं आइसोबार्गन। उसके बाद लिखें किसी में रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, लिखिएगा हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। सर ये क्यों बोला गया? क्या जो रेडिएशन है इसको बता देंगे। बताता हूँ। रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ये कौन से आइसोटोप्स होते हैं? ये वो वाले आइसोटोप्स हैं जो जिनमें से किसी न किसी तरीके की रेडिएशन निकलती है। रेडियम 232। हाँ, तो आप इसका डेफिनेशन नोट करें। द आइसोटोप्स व्हिच आर अनस्टेबल the isotopes which are unstable ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स the isotopes which are unstable due to the presence of extra neutrons in their nuclei You are not sure. बैठ जाओ अभी क्लास में। Due to the presence of extra neutrons in their nuclei and emit various types of radiations. सही है फिर बात कर। आरुष और ये And emit various types of radiations are called radioactive isotopes. Are called radioactive isotopes. Or simply radioisotopes. सर न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा होने से क्या फर्क पड़ा? क्योंकि वेट ही तो बढ़ा है ज़्यादा वेट सा। पढ़ना है बस। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ा?
आइसोटोप्स विच आर अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल हो गए ना, क्योंकि आप ये देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन में हमने देखा कि जनरली जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर लेते हैं और 1 ही एटॉमिक मास लेते हैं। तो न्यूट्रॉन उसके अंदर कितना 0। फिर हाइड्रोजन के दूसरे हमने आइसोटोप्स की बात करी, तो उसके अलावा जो आइसोटोप्स है ना उसके वो दोनों के दोनों रेडियो एक्टिव वाले कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका न्यूक्लियस हैवी हो गया। जब किसी चीज़ का न्यूक्लियस हैवी हो गया तो फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा, वो नॉर्मल तो नहीं रहा ना, क्योंकि उसके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है। इसी तरीके से जब मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ तो क्लोरीन में एक का तो एटॉमिक नंबर 35 है, जो कि होता है, और दूसरे का एटॉमिक मास 35 है, और जो दूसरा है दूसरे का एटॉमिक मास हो गया 37। तो ऑब्वियसली भाई न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस है उसका वो हैवी हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, तो फिर वो अनस्टेबल हो गया। तो हमने हर एक में देखा, जैसे यहीं पर देखा, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला तो नियॉन नॉर्मल होता ही है जिसका एटॉमिक मास 20 होता है, लेकिन ये जो दोनों है ना ये रेडियो एक्टिव हो गए, ठीक है। तो आइसोटोप तो वही है, अगर इनको सबको कलेक्टिवली देखा जाए नियॉन के तीनों आइसोटोप्स को तो ये आइसोटोप कहलाएंगे, लेकिन सिर्फ ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स वाले अगर देखे जाए तो इनको रेडियो एक्टिव होगा। ये है रेडिएशन में क्या रेडिएशन में ये फर्क पड़ जाएगा ना, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ही रेडिएशन निकलती है किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, इसीलिए उसको यूज़ करा जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ठीक है। चलिए जी आज इतना कर लीजिए, और कल का ना 2 बजे तक, मैक्सिमम 2 बजे तक मैं आपको भाई व्हाट्सएप पहले ले लो भाई, कहाँ जा रहे हो? उससे ले लेंगे भाई, मेरे को फीस दे दिए ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।